सो नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। तो विंड क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो जो विंड होती है वो होती है जो एयर का मूवमेंट होता है, यानी जो बहती है एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर, उसे कहा जाता है विंड। टाइप्स ऑफ विंड। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो जो विंड होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1, परमानेंट विंड्स। सो जैसे कि नाम से ही यहाँ पर पता चलता है, परमानेंट विंड्स विंड्स यानी कि परमानेंट होती हैं। द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जो आपकी परमानेंट विंड्स होती हैं, ये क्या होती है, पूरे साल, ये साल भर एक ही डायरेक्शन में बहती हैं, यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं करती हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स। तभी इन्हें क्या कहा जाता है? परमानेंट विंड्स या स्थायी पवने इन्हें कहा जाता है। नंबर 2, सीजनल विंड्स, यानी कि सीजनल, जैसे नाम से ही पता चलता है यहाँ पर, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया। जैसे मानसून आता है इंडिया में, जिससे अधिकतर बारिश होती है इंडिया में। तो ये भी जो मानसून है, ये भी एक सीजनल विंड्स का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या होता है, डिफरेंट सीजन में इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है सीजनल विंड्स। द लास्ट वन इज लोकल विंड्स। दीज ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। तो ये क्या होती हैं? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, यानी कि किसी भी दिन ये पर्टिकुलर समय पर ये ब्लो होती हैं, बहती हैं, और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, या साल भर में किसी स्मॉल एरिया में ये ब्लो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज। तो जो लैंड एंड सी ब्रिज होती है वो भी लोकल विंड्स का ही एग्जाम्पल है। तो जैसा आपको पता भी होगा, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर ये विंड होती हैं, लैंड एंड सी ब्रिज, जो कि डे में जिनका जो डायरेक्शन होता है अलग होता है, एंड नाइट डायरेक्शन डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड सी ब्रिज, लू, इट इज ऑल्सो लोकल विंड। हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो गर्मियों के टाइम पे ये पड़ती है, आपने देखा होगा कि कहते भी हैं कि लू लग गई कहीं पर, तो वही होती है लू, ये होती है हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स। तो ये कहाँ पे होती है, कहाँ पे ब्लो होती है? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में। आई होप यू अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, इन दिस डायग्राम यू कैन सी trade winds and their direction also, that equatorial region, this is tropical regions, and in the both side that polar regions. And with the help of low pressure and high pressure, the winds move there. In this picture you can see, like here, this is equatorial low pressure area. It is also called doldrums, इसे doldrums भी कहा जाता है. So here you can see, as I told you that wind flows from high pressure area to low pressure area. So here in this picture you can see, like the subtropical high pressure area from equatorial low pressure area. So winds moving there. So these are southeast trade winds, and in the northeast trade winds, they are flowing towards equator. And then above the northeast trade winds there is that subtropical high pressure area. This is also called horse latitudes. And then in the subpolar low pressure area here, so that's why wind here blowing
towards subpolar low pressure area. So I hope from this diagram you understood about trade winds. Now next topic is cyclone. So first we will talk about Odisha cyclone. So it originated in Bay of Bengal. कहाँ पे हुआ था ये? कहाँ पे originate हुआ था? Bay of Bengal में. In this picture you can see here. On 17 and 18 October 1999, cyclone hit 5 districts of the state. तो इसने वहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट थे स्टेट्स के ओडिशा के, उनमें हिट किया इस साइक्लोन ने. अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर. इसके बाद देखिए, एक तो साइक्लोन है, उसके बाद एक सुपर साइक्लोन, यानी उससे जो ज़्यादा पावरफुल था. और इसने कब हिट किया? 29 अक्टूबर 1999, सॉरी 29 अक्टूबर 1999. That devastated large portion of the state. The damage caused were mainly due to 3 factors. तो यहाँ पर देखिए, जो सुपर साइक्लोन आया, इसने वहाँ पर बहुत सारा जो एरिया था स्टेट का उसे डैमेज किया, वहाँ काफ़ी नुकसान पहुँचाया. सो द डैमेज कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स. तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स थे जिससे ये डैमेजेस हुए. पहला था विंड वेलोसिटी, नंबर 2 रेन एंड टाइडल सर्ज. तो देखिए, एक तो वहाँ पर विंड की बहुत पावर थी, क्योंकि सुपर साइक्लोन में हवा बहुत तेज चलती है. नंबर 2 रेन, बारिश भी बहुत बारिश आती है और तूफान भी आता है यहाँ पर. एंड थर्ड वन इज टाइडल सर्ज. सो एज यू कैन सी हेयर, दिस इज अ कोस्टल एरिया ओडिशा. सो टाइडल ऑल्सो अफेक्टेड. द विंड्स of up to 260 km per hour lasted for over 36 hours. So if we talk about its speed, so it was about 260 km per hour. तो बहुत ज़्यादा ये थी. In this picture you can see the damaged that surrounding there, like trees, like houses. Odisha cyclone. These high velocity winds uprooted trees and damaged the कच्चा हाउसेज. तो इसने क्या किया, जो बहुत सुपर साइक्लोन वहाँ पर आया था ओडिशा में, तो वो जितने भी ट्रीज थे वहाँ पर ज़्यादातर क्या हो गए, अपरूटेड हो गए, यानी जड़ से उखड़ गए. डैमेज्ड द कच्चा हाउसेज, और मोस्टली पीपल हु लिव देयर इन कच्चा हाउसेज, तो वो सभी क्या हो गए, डैमेज्ड हो गए. Rooftops of several industrial sets and their houses were also blow away. और वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेट्स थे और अदर हाउसेज थे वो भी क्या हुए, उड़ गए. वहाँ पर देख सकते हैं आप. इन दिस पिक्चर यू कैन सी पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स snapped completely. And बिकॉज ऑफ हैवी डैमेज, पावर सप्लाई भी वहाँ पर बिल्कुल कनेक्शन सारा टूट गया था. एंड टेलीकॉम लाइन्स ऑल्सो. तो वहाँ पर सारा क्या हो गया था, ये जितने भी कनेक्शन थे सब हट गए थे, क्योंकि जितने भी वहाँ पर वायर्स होती थी वो सब टूट गई, जिससे संपर्क टूट गया. दीज रेन लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा. एंड आफ्टर दी हैवी रेन, तो वहाँ पर जो रिवर्स थी ओडिशा में, वो भी क्या होगी, वहाँ पर फ्लडिंग हो गई, बहुत बाढ़ आने लग गई. The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. And इससे भी ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ टाइडल वेव्स से, क्योंकि वहाँ पर देखिए जो पैडी क्रॉप्स लगी हुई थी, धान की फसल लगी हुई थी, उससे काफ़ी नुकसान पहुँचाया इस टाइडल वेव्स ने. टाइडल वेव्स क्या होती हैं, जो समुद्र की लहरें होती हैं बहुत हाई. Odisha cyclone. The cyclone originated as a depression in the Gulf of Thailand. तो ये originated कैसे हुआ, ये हुआ depression in the Gulf of Thailand. तो in this map you can see Thailand here. तो यहाँ पर क्या हुआ, depression हुआ in the Gulf of Thailand near पोर्ट ब्लेयर. तो इसके सामने ही आप लोग देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार
देख सकते हैं यहाँ पर, ऑन 25 अक्टूबर 1999 एंड मूव्ड इन अ नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन, और उसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ने लगी। जो वेव्स होती हैं, इट इंटेंसिफाइड इनटू अ सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन एरसामा एंड बालीकुडा इन ओडिशा इन 29 अक्टूबर 1999। तो ये ओडिशा की दो जगह हैं, इरासामा एंड बालीकुडा। तो यहाँ पर ये हिट किया इस साइक्लोन ने। इट स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा, इसने वहाँ का जो पूरा कोस्ट था वो स्वेप्ट यानी कि साफ कर दिया वहाँ पर, इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स, जिसमें क्या क्या शामिल थे, जैसे सिटी ऑफ भुवनेश्वर, कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स भी इसमें शामिल थे, जिन्हें इस तूफान ने बहुत नुकसान पहुंचाया। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, और देखिए यहाँ पर लोगों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। जो यहाँ पर 13 मिलियन पीपल थे, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख लोग थे लगभग, वो अफेक्टेड हुए। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक्स वर किल्ड, और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में जो लाइव स्टॉक था, जो वहाँ पर जो जानवर थे पाले हुए, वो भी मारे गए। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हेविली डैमेज्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस सुपर साइक्लोन, जो वहाँ पर पैडी क्रॉप्स लगाई हुई थी, वेजिटेबल्स थे, सब्जियाँ लगाई हुई थी, और फल फ्रूट जो भी वहाँ पर लगाए थे सभी क्या हो गए, डैमेज्ड, सभी को नुकसान हुआ। द मैनग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वेनिस्ड, तो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट थे किसके बीच, पारादीप एंड कोणार्क, वो भी, उन्हें भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ। So student, I hope you understood about cyclone. It is a powerful form of winds. तो winds ही होती हैं बहुत जो तेज चलती हैं, and you also knew that how they damaged many parts of Odisha. नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? व्हेन वाटर इवेपोरेट्स, जब वाटर क्या होता है, इवेपोरेट यानी कि गर्मी से भाप बन के ऊपर उठता है, फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर, तो उससे क्या होता है, ये वाटर वेपर बन जाते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, और यही मॉइस्चर क्या होता है जब एयर में होता है, तो इसे बोला जाता है ह्यूमिडिटी। तो देखिए जिस दिन एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं उस दिन कहते हैं कि वो डे बहुत ह्यूमिड डे है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी, जैसे ये जो एयर पे जो वाटर वेपर्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कभी कभी शीशों से भी चिपक जाते हैं। व्हेन एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे, तो जब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं हवा में, उसे क्या बोला जाता है, बहुत ह्यूमिड डे बोला जाता है। और ना ह्यूमिड डे, और जिस दिन ह्यूमिड डे होता है, एयर में हवा में जो वाटर वेपर होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस दिन क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, तो जो कपड़े होते हैं सूखने में ज़्यादा समय लगाते हैं। एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारा पसीना होता है वो भी जल्दी नहीं सूखता, डज नॉट इवेपोरेट ईजली। तो ऐसा कब होता है, जब बादल बहुत ज़्यादा लगे होते हैं और जब धूप बिल्कुल नहीं आई होती है, तो उस दिन क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ड्राई नहीं होते बल्कि हवा में ही मिले रहते हैं। सो मॉइस्चर आपने पढ़ा, ह्यूमिडिटी भी आपने पढ़ा। अब देखिए क्या होता है जब व्हेन द वाटर वेपर राइजेज, जब ये ऊपर उठते हैं वाटर वेपर, इट स्टार्टेड कूलिंग, और धीरे धीरे क्या होते हैं, ये ठंडे होते रहते हैं, कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, और ये जब बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो उससे क्या बनते हैं, ड्रॉपलेट्स बनते हैं पानी के। क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और जो हमारे बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो भी इन्हीं ड्रॉपलेट्स का क्या है, एक रूप है। When these water droplets become too heavy to float in the air, जब ये क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, आपने देखा होगा बादल बहुत बड़े बन जाते हैं,
और फिर ये तैर नहीं पाते तो क्या होता है, देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। तो उसके बाद ये एक प्रोसेस जिसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश के रूप में ये नीचे को आ जाते हैं। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इज लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। और यही जो प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस होती है, उससे क्या होता है, जो पानी नीचे आता है धरती की ओर इन लिक्विड फॉर्म, उसे बोला जाता है रेन। रेन के बारे में आप जानते होंगे। सो हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी वाटर साइकिल। सो जितना भी अभी आपने पढ़ा, दिस इज अ वाटर साइकिल। तो पूरा वाटर साइकिल से ही था जो आपने अभी मॉइस्चर पढ़ा, ह्यूमिडिटी पढ़ा, क्लाउड फॉर्मिंग पढ़ा, प्रेसिपिटेशन पढ़ा, रेनफॉल पढ़ा। ये सारा क्या है, एक वाटर साइकिल है। क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, वाटर होता है जो अर्थ पे, वो इवेपोरेट होता है ऊपर को। इवेपोरेशन होने के बाद उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं। कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और वो बरसने लगते हैं। आफ्टर प्रेसिपिटेशन जब वो बरस कर वापस नीचे आते हैं तो उसे बोला जाता है कलेक्शन। तो इस तरह ये एक प्रोसेस चलती रहती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। Our next topic is types of rainfall. So there are 3 types of rainfall. One, relief or orographic rainfall. Number 2, cyclonic rainfall. Number 3, convectional rainfall. तो ये 3 टाइप की आपकी रेनफॉल होती है। वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट आपका है रिलीफ और ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो क्या होती है ये, इन दिस पिक्चर यू कैन सी, सपोज यहाँ पर कोई माउंटेन है, कोई देख सकते हैं जैसा कि आप इन दिस पिक्चर। सो यहाँ पर से जब क्या होती है, फ्रॉम दी वन साइड, मोस्टली ये ओशियन साइड होता है, तो यहाँ से जो मॉइस्ट एयर आती है, इवेपोरेट होने के बाद जो मॉइस्चर वाली एयर होती है, तो ये ऊपर को चढ़ती है हाइट की ओर। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर आती है तो ये ठंडी होने लगती है। एंड वही जो इससे पहले आपको पढ़ाया हुआ था, तो यहाँ पर जाके क्या होता है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होती है जिससे क्लाउड फॉर्मिंग होती है। और ये यहाँ पर आफ्टर प्रेसिपिटेशन यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल होती है। तो अदर पार्ट यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होती है। तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि कई ऐसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े माउंटेन्स, एक ओर तो बहुत हरियाली होती है वहाँ पर और दूसरी ओर बिल्कुल ड्राइनेस होती है, सूखा पड़ा होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एयर, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल। नंबर 2, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो साइक्लोन अभी आपने पढ़ा था, जैसे उड़ीसा साइक्लोन। सो इन दिस रेनफॉल, सपोज कहीं पर जो आपकी कोल्ड एयर और हॉट एयर ये दोनों टकराती हैं, तो क्या होता है, जो हॉट एयर होती है वो ऊपर को उठती है और जैसे जैसे एज सुन एज इट रेज अप तो ठंडी होती है। और वही फिर से क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है और ये बरसने लगती है। सो दिस टाइप ऑफ रेन इट इज़ कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो जब ये कई जगहों पे आपने देखा भी होगी कि इस टाइप की रेनफॉल में थंडर स्टॉर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 3, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो इसमें क्या होता है, ये सिंपल है, जो आपका इवेपोरेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप ऑफ रेन इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो आपने देखा भी होगा, ये कई जगह क्या होता है, वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ सनलाइट, तो वहाँ पर जो वाटर बॉडी से वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है ऊपर की ओर, जिससे क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और जैसे जैसे क्लाउड्स ऊपर को जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फिर प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है जब बहुत भारी हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट रेनफॉल। तो दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज रेनफॉल्स। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो रेनफॉल होती है वो एनिमल्स और प्लांट्स इन दोनों के सर्वाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस को भी क्या होता है, इससे फ्रेश वाटर मिलता है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, अगर रेनफॉल कम होती है, वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट अकर, तो उससे क्या होता है, सूखा पड़ता है
और पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो गर्मियों में भी आपने देखा होगा कि रेनफॉल कम होती है तो पानी की कमी हो जाती है हर जगह। इफ़ इट इज़ मोर, अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है रेनफॉल तो क्या होता है, फ्लड टू टेक प्लेस, तो वहाँ पर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर रेनफॉल के ये जो भी इफ़ेक्ट होते हैं अर्थ पे। So students, now this chapter ends here. I hope you understood it well. If you have any question, you can ask me in comment box. आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।